पेट्रोलियम क्या है। तो देखिएगा, कोल एंड पेट्रोलियम से स्टार्ट करते हैं। व्हेन कार्बन इन एनी फॉर्म, कोल, कोक, चारकोल एटसेट्रा, is burned in oxygen of air, it forms carbon dioxide gas and releases a large amount of heat and some light। तो कार्बन को जब किसी भी फॉर्म में, चाहे तो वो कोल की फॉर्म में मिल जाए या कोक की फॉर्म में मिल जाए या चारकोल की फॉर्म में मिल जाए, किसी भी फॉर्म में अगर वो मिलता है और उसको अगर हम ऑक्सीजन में जला देते हैं तो इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड रिलीजेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड सम लाइट। तो वो बहुत ज़्यादा जो है हीट जनरेट करता है और लाइट जनरेट करता है और साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। ठीक है, उसके बाद अब आप ये देखिए, एक इसमें रिएक्शन दे रखा है। रिएक्शन क्या है कि कार्बन जो है किसी भी फॉर्म में हो, कार्बन का अगर ऑक्सीजन एयर की प्रेजेंस में, अगर एयर की प्रेजेंस में उसकी बर्निंग करी जाए तो C+O2 एयर की प्रेजेंस में अगर उसकी बर्निंग करी जाए तो क्या बन जाएगा, CO2 प्लस हीट प्लस लाइट, CO2 प्लस हीट प्लस लाइट। अब इसके बाद देखेंगे इसके बाद देखेंगे कि हाउ कोल वाज फॉर्म्ड, कि कोल बना कैसे। कोल वाज फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ लार्ज लैंड प्लांट्स एंड ट्रीज बरीड अंडर द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। तो ज़मीन पर उगने वाले जितने भी प्लांट्स हैं और ट्रीज़ हैं, जब वो धीरे धीरे करके डिके होते गए, डिके होने के बाद में ज़मीन के नीचे दब गए, तो दबते गए तो जब ये 100 साल 200 साल हज़ारों लाखों मिलियंस ईयर्स जब बीत गए, तो मिलियंस ईयर्स बीतने के बाद में वही जो प्लांट्स थे, तो प्लांट्स जो नीचे दबते गए वही कोल में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, ये तो कोल का बनने का तरीका है। उसके बाद है हाउ पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड। तो पेट्रोलियम ऑयल एंड नेचुरल गैस were formed by the decomposition of the remains of the extremely small plants and animals buried under the sea millions of years ago। तो पेट्रोलियम ऑयल और नेचुरल गैस ये किस तरीके से बने कि जब धीरे धीरे करके जो एक्सट्रीमली स्मॉल प्लांट्स हैं, बहुत बहुत छोटे प्लांट्स हैं और बहुत छोटे एनिमल्स जो हैं, जो वो समंदर के नीचे जब वो चीज़ें दबती चली गई, तो देखिए कई चीज़ें ऐसी हैं जो ज़मीन के नीचे दबेंगी, कई एक्वेटिक प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो पानी के नीचे ख़त्म हो जाएंगे, वहीं पैदा हुए वहीं ख़त्म हो गए। तो जब वो वहीं पैदा हुए और वहीं ख़त्म हो गए, तो ख़त्म होने के बाद कोई चीज़ ज़मीन के नीचे धीरे धीरे दबती चली गई। तो जो सी बेड है, सी बेड में जब वो चीज़ दबती चली गई तो उसके दबने से उसका डिकम्पोजिशन हुआ और डिकम्पोजिशन होने से पेट्रोलियम बना और नेचुरल गैस बनी। ठीक है, तो इस तरीके से पेट्रोलियम गैस बनती है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस बनती है। ठीक है, वाई डू सब्सटेंसेस बर्न विद अ फ्लेम और विदाउट अ फ्लेम। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये है कि कुछ सब्सटेंसेस फ्लेम के साथ जलते हैं और कुछ सब्सटेंसेस विदाउट अ फ्लेम जलते हैं। तो फ्लेम के साथ जलना मतलब ये है कि किसी चीज़ को हमने जलाया तो उसमें से तो आग की लपटें निकलने लगी, तो आग की लपटें निकल रही हैं तो उसको क्या बोलेंगे कि गेटिंग बर्न विद अ फ्लेम, कि फ्लेम के साथ जलना। और जब किसी में आग की लपटें नहीं निकल रही हैं, वो ऐसे ही जल रहा है, तो उसको कहते हैं कि इट इज़ गेटिंग बर्न विदाउट अ फ्लेम। तो देखिए, ऑल द गैसियस फ्यूल्स burned with a flame, but only those solid and liquid fuels which vaporize on heating to form a gas burn with a flame। ये कह रहे हैं कि जितने भी गैसियस फ्यूल्स हैं, अब फ्यूल्स जो हैं वो कई तरीके के होते हैं। जैसे अगर सॉलिड फ्यूल की बात करी जाए तो कोल जो है वो एक सॉलिड फ्यूल है। आपको पता होगा कि कोल को बर्न करने से स्टीम बना करती थी, और स्टीम जो है, स्टीम के अंदर इतनी एनर्जी होती थी कि वो पूरी की पूरी एक टरबाइन को पुश कर देती थी, और टरबाइन जो है वो ट्रेन के इंजन से कनेक्टेड होती थी, और वो जब घूमने लगता था इंजन तो वो पूरे के पूरी ट्रेन को खींच लेता था, है ना, पूरी ट्रेन चलती थी। तो कोल से ही स्टीम जनरेट हुआ करती थी और ट्रेन चला करती थी। हालांकि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन उससे हुआ करता था। फिर धीरे धीरे डीजल इंजन आए, है ना। आपको मालूम है इंडिया में कुछ जगह सीएनजी की ट्रेन भी चलती हैं, देखिए आई थिंक सीएनजी की ट्रेन भी चलती हैं, है ना। कुछ लाइंस ऐसी हैं, जैसे दिल्ली से देहरादून तक जो ट्रेन जाती है तो वो सीएनजी वाली ट्रेन जाती है। दिल्ली देहरादून अलग एक रूट है, नैरो गेज पर चलती है। नैरो गेज मतलब ज़्यादा चौड़े पहिए नहीं होते उनके। तो सीएनजी की भी ट्रेन्स हैं, वो भी चलती हैं। फिर धीरे धीरे करके इलेक्ट्रिक ट्रेन्स आने लगी। तो अब मैं फ़िलहाल खैर बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि कौन कौन से सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो फ्लेम के साथ में जलते हैं और कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं जो विदाउट अ फ्लेम जलते हैं। तो जितने भी गैसियस फ्यूल्स हैं, गैसियस फ्यूल्स जैसे हमारे घरों में हमने गैस का स्टोव हम यूज़ करते हैं, उसी पर रोटियां बनती हैं, खाना बनता है उसी पर। तो अब आप ये देखिएगा कि जो रेड कलर का पहले सिलेंडर यूज़ करा करते थे सोसाइटीज़ में, तो पाइप्ड नेचुरल गैस आती है। ठीक है, पाइप्ड नेचुरल गैस में
मीथेन होती है। और जो सिलेंडर हुआ करता था, सिलेंडर में हम यूज़ करा करते थे ब्यूटेन, उसको एलपीजी बोल देते थे, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो ब्यूटेन होता है, वो भी एक गैस है, और मीथेन है, वो भी एक गैस है। दोनों के दोनों बहुत ही अच्छे फ्यूल्स हैं। कार्स में जो सीएनजी यूज़ होती है, वो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, तो वो जो है वो भी मीथेन होती है गैस। कभी भी आप देखें तो अगर सीएनजी का कहीं पर आप देखेंगे, सीएनजी का पंप है, वहाँ पर जरा जो बड़ा सा बॉक्स होता है जिस पर सीएनजी भरने का वो लिखा रहता है, उस पर देखना, उस पर लिखा रहता है मीथेन गैस। ठीक है, सीएनजी का जो सिलेंडर होता है जो गाड़ियों में लगा रहता है, आजकल बाइक्स भी आने लगी हैं सीएनजी वाली, तो उसमें सिलेंडर जो है, सिलेंडर पर लिखा रहता है मीथेन गैस। तो वो जो गैसेस होती हैं, गैस को जब एक फ्यूल की तरह यूज़ करा जाता है तो गैस तो सारी की सारी फ्लेम के साथ जलती है। गैस में अगर आग लगाएंगे तो गैस तो पूरी लपटों के साथ जलेगी वो तो। और इसी तरीके से जो लिक्विड फ्यूल्स हैं, लिक्विड फ्यूल्स में भी आग लगती है, सभी में ज़रूरी नहीं है लगना, लेकिन गैसियस फ्यूल्स में सब में लगती है। और जब हम सॉलिड की फ्यूल्स की बात करते हैं तो सॉलिड फ्यूल्स में सिर्फ वही जो फ्यूल्स हैं जो विच वेपराइज ऑन हीटिंग। वेपराइज ऑन हीटिंग का मतलब ये है, जैसे नेफ्थलीन बॉल्स है, नेफ्थलीन बॉल्स आपने देखी, कपूर पूजा में यूज़ होती है, कपूर की गोली देखी होगी। तो कपूर की गोली को अगर आप देखें, उसको ऐसे ही अगर खुला रख दें, एक मिनट वेट करिए, हेलो हेलो, अगर उसको ऐसे ही खुला छोड़ दें ना, कपूर की जो गोली है उसको अगर ऐसे ही खुला छोड़ दें और गर्म करने लगे उसको, तो गर्म करेंगे ना तो बस थोड़ी देर में आप देखोगे अरे कंटेनर ही रह गया, बस कपूर की गोली गायब हो गई। या नेफ्थलीन बॉल्स हैं, नेफ्थलीन बॉल जो है, एंथ्रासीन बॉल्स होती हैं, वो सब ये सारे के सारे जो हैं ये यूज़ करे जाते हैं, डिसइंफेक्टेंट के तौर पर यूज़ करा जाता है इनको। तो इसको किसी बर्तन में आपने रखा, उस बर्तन को आपने गर्म करा, है ना, मतलब हीट करा, तो हीट करने से ऐसा नहीं होगा कि वो सॉलिड है। नेफ्थलीन, एंथ्रासीन या फिर कैम्फर ही बोलते हैं कपूर को इंग्लिश में। तो वो जो कैम्फर है वो उसको आपने गर्म करा, तो गर्म करने के बाद पहले वो पिघलेगा, पिघलने के बाद में लिक्विड फॉर्म में आएगा और फिर उसके बाद इवेपोरेट होगा। ऐसा नहीं होता इसमें, इनमें खास चीज़ ऐसे होती है कि इसको गर्म करते हैं गायब हो जाता है, ये डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे जो फ्यूल्स होते हैं जिनको अगर हम गर्म करें और गर्म करने पर वो सीधा वेपराइज हो जाएं, एटमॉस्फेयर में इवेपोरेट हो जाएं, तो ऐसे फ्यूल्स दे ऑलवेज बर्न विद अ फ्लेम। ठीक है ना, ऐसे सॉलिड फ्यूल्स विच वेपराइज ऑन हीटिंग वही फ्लेम के साथ जलते हैं। और जो सॉलिड फ्यूल, जो गैसियस फ्यूल्स हैं, गैसियस फ्यूल्स तो सारे के सारे बर्न होते ही हैं, मतलब वो सारे के सारे तो फ्लेम के साथ ही जलते हैं। आगे चलते हैं जरा। ऑल द गैसियस फ्यूल्स बर्न विद अ फ्लेम बट ओनली दो सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल्स विच वेपराइज ऑन हीटिंग टू फॉर्म अ गैस बर्न विद अ फ्लेम। तो जितने भी सॉलिड और लिक्विड फ्यूल्स हैं जिनको गर्म करें तो वो सीधा वेपराइज हो जाएं, उन्हीं को अगर हम जलाते हैं तो वो फ्लेम के साथ जलते हैं। नहीं तो बाकी अगर कोई ऐसा फ्यूल है ना जिसको वेपराइज करें और वो हीट अप होकर इवेपोरेट ना हो सीधा सीधा, ठीक, तो वो फ्लेम के साथ नहीं जलते। सभी को क्लियर है? ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। अब जो फ्लेम्स हैं, फ्लेम्स भी दो तरीके की होती हैं। फ्लेम्स आर ऑफ टू टाइप्स, ब्लू फ्लेम एंड येलो फ्लेम। आपने खूब देखा होगा घर में जो गैस को लाइटर से ऑन करते हैं तो उसमें से जो फ्लेम निकलती है ब्लू कलर की फ्लेम निकलती है, ज़्यादातर ब्लू कलर की निकलती है, कभी कभी येलो भी निकलती है। क्यों निकलती है येलो, बताते हैं। When the oxygen supply or air supply is sufficient, then the fuels burn completely, producing a blue flame. When the oxygen supply or air supply is sufficient, जब ऑक्सीजन की सप्लाई सफिशिएंट होती है तो जो फ्यूल्स हैं दे बर्न completely, producing a blue flame. तो वो पूरी तरीके से जलते हैं, अच्छे तरीके से, मतलब बर्न हो जाते हैं और फिर वो ब्लू कलर की फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। ब्लू फ्लेम होती है ऐसे में जब उनको खूब अच्छे से सप्लाई मिलती है ऑक्सीजन की। When the oxygen supply or air supply is insufficient, then the fuels burn incompletely, producing mainly a yellow flame. जब ऑक्सीजन सप्लाई या एयर सप्लाई इनसफिशिएंट होती है तो उस टाइम क्या होता है, फ्यूल्स बर्न इनकम्प्लीटली, फ्यूल्स पूरी तरीके से नहीं जलते, वो इनकम्प्लीट कंबशन होता है। और तब जो कंबशन होता है तब जो फ्लेम का कलर होता है वो येलो कलर का होता है। तो कभी कभी आपने नोटिस करा होगा कि जो गैस का बर्नर होता है ना, उस बर्नर में आप देखेंगे कि छोटे छोटे ना स्मॉल होल्स होते हैं और उसके अंदर से फ्लेम निकलती है। तो फ्लेम जो है वो ज़्यादातर तो ब्लू कलर की ही निकलती है, लेकिन येलो कलर की कब निकलती है? येलो कलर की फ्लेम तब निकलेगी जब भी कभी उसके जो इनलेट्स हैं, वो तो आउटलेट हो गया, वो तो ऊपर जो फ्लेम का है जहाँ पर होल्स बने रहते हैं वो तो आउटलेट हो गया,
वहाँ से क्या होता है, वहाँ से तो फ्लेम निकलता है, लेकिन जहाँ से गैस आ रही है वहाँ पर नीचे की तरफ अगर आप कभी गैस स्टोव को ऐसे सीधा रखा हुआ है, कभी ऐसे पलट कर देखें, उल्टा देखें, तो उसके नीचे छोटी छोटी इनलेट्स होती हैं। तो कई बार क्या होता है कि हमने दूध उबाला और वो दूध निकल गया, और निकल गया तो वो उसकी इनलेट्स को जाकर ब्लॉक कर देता है। कई बार हमने चाय बना रहे हैं, चाय निकल गई तो वो इनलेट्स को ब्लॉक कर देता है। सब्जी बनाई, कुछ सब्जी गिर गई, तो इसीलिए टाइम टू टाइम आपने नोटिस करा होगा आपके घर में भी जो गैस का स्टोव है उसकी सफाई करी जाती है, ठीक है ना, उसको साफ करती है मम्मी आपके। वो सारे जो फ्लेम्स हैं ऊपर के वो सब हटा देती होंगी, उसको अच्छे से या तो खुद साफ करती होंगी या हट उससे करवा देती होंगी काम वाली से। तो होता क्या है कि उसके जो इनलेट्स हैं, इनलेट्स जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो अगर इनलेट ब्लॉक हो गए, तो इनलेट क्या है, जहाँ से ऑक्सीजन आ रही है, तो अगर वो ब्लॉक हो गए तो ब्लॉक होने का मतलब क्या है कि उसको सप्लाई नहीं मिल रही ऑक्सीजन की, और जब ऑक्सीजन की सप्लाई इनसफिशिएंट हो जाती है तो फिर येलो कलर की फ्लेम निकलती है। और येलो फ्लेम जो है, येलो फ्लेम की एक खास बात होती है कि उसमें से काले रंग का धुआं निकलने लगता है। और जो बर्तन होता है ना, अगर मान लीजिए इनलेट ब्लॉक हो रखी है, आपने कई बार नोटिस करा होगा कि जो जो चाय की टपरी होती हैं, या जो ये सड़क के किनारे जो लोग खड़े होते हैं, वो जो ये जो भी ये अलग अलग तरीके के जो फास्ट फूड बनाते हैं, इनकी बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ होती हैं, ये काली हुई रहती है नीचे से। और इनकी फ्लेम अगर आप गौर से देखेंगे तो जितनी अच्छी फ्लेम घर में निकलती है ना ब्लू कलर की, इनके यहाँ निकलती है येलो कलर की फ्लेम। क्यों? क्योंकि साफ़ सफाई का तो उतना ध्यान रखते नहीं है। अब खाना बनाना शुरू करा, चिली पोटैटो, चाउमीन, मोमोज, ये सब कुछ उल्टा सीधा बनाना शुरू करा शाम को 4 बजे 5 बजे, ठीक है, बनाते गए लगे हुए हैं लगातार, उनका बर्नर चालू है। फिर उसके बाद रात में 9 बजे या 10 बजे तक या 11 बजे तक उन्होंने बनाया। बनाने के बाद में फिर ये हुआ कि अब सब कुछ वाइंड अप करके जाना है। तो जो खाना बनाने वाले होते हैं बावर्ची, वो क्या करते हैं, वो सब कुछ बंद करा, धाड़ धाड़ धुड़ंग बड़ा, बस ऐसे सब बंद करके भाग जाते हैं सीधा। कोई उनको ये नहीं होता कि भाई ये गैस का बर्नर है, ये ब्लॉक हुआ पड़ा है, भाई इसको साफ़ ही कर दो, ठीक है, थोड़ी सफाई कर दो, मक्खी आ रही है आने दो, उससे तो टेस्ट डेवलप होगा, मक्खी आनी चाहिए, है ना, मक्खियों से तो थोड़ा माहौल बनता है। तो वो साफ़ सफाई का तो कुछ है ही नहीं। तो उसमें होता क्या है कि वो जितनी भी इनलेट्स हैं वो सारी ब्लॉक हो जाती हैं, तो येलो फ्लेम निकलती है। और येलो फ्लेम की खास प्रॉपर्टी होती है कि उसके साथ हल्का सूटी फ्लेम निकलने लगता है। सूटी फ्लेम मतलब जिसमें अनबर्न्ड कार्बन निकलने लगता है, तो उससे ब्लैक कलर का धुआं आता है। और वो जो ब्लैक कलर का धुआं है वो नीचे बर्तन पर जाने लगता है, तो उनके सारे बर्तन देख लेना कभी चमचमाते हुए नहीं मिलेंगे, काले मिलेंगे नीचे से, गंदे काले, मतलब ऐसे काले कि दिमाग खराब हो जाए। अगर आप उसको सूंघ लोगे ना तो आपको चक्कर आ जाएंगे कि भाई इसमें बनाई हुई चाउमीन हम खाते हैं, ठीक है। तो और यही चीज़ घरों में होती है। आप कभी भी ना करें, जो गैस स्टोव है उसको साफ ना करें, तो बर्तन नीचे से काला होने लगता है। लिखा है देखिए आगे, दो सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल्स विच डू नॉट वेपराइज ऑन हीटिंग बर्न विदाउट प्रोड्यूसिंग अ फ्लेम। तो ये हमें पता ही है कि ऐसे सॉलिड और लिक्विड फ्यूल्स जिनको अगर हम हीट करें और हीट करने पर वो वेपराइज ना हो, तो दे बर्न विदाउट प्रोड्यूसिंग अ फ्लेम। तो उनमें से फ्लेम नहीं निकलता। कभी भी देखना, जो वो देखिए आपने प्रेस करने वाले को, तो उसको देखा होगा ना भाई, घरों में जो प्रेस यूज़ होती है वो तो इलेक्ट्रिक प्रेस होती है, इलेक्ट्रिक आयरन। और कोयले वाली आयरन देखिए, कोयले वाली प्रेस करने वाले भैया होते हैं, इतनी मोटी सी उसको आप उठा नहीं सकते, और चलाना तो भूल ही जाओ, खुद ही वो बंदा भी पूरा हिल जाता है, उसको प्रेस ऐसे ऐसे करता है वो। और आप घर पर करोगे तो आप ऐसे बस आपका हाथ हिलेगा, और वो जो बड़ी प्रेस है उसको करने में पूरी बॉडी नाचती है बंदे की, तो इतनी भारी होती है वो, उसको फोर्स लगाना पड़ता है। और क्या है, वो इतनी भारी क्यों है? वो इतनी भारी है कि भाई उसका जो इतना बड़ा जो पूरा सेक्शन बना हुआ है, उसके अंदर जलते हुए कोयले डाले जाते हैं। अब वो जो कोयले हैं, उन कोयलों में से आग की लपटें नहीं निकलती, क्योंकि वो ऐसा सॉलिड फ्यूल है। कोयले को अगर आप गर्म करेंगे किसी कंटेनर में रख के, ठीक है, गर्म हो जाएगा, फिर छुओगे तो लगेगा हाँ भाई गर्म है, लेकिन वो वेपराइज नहीं होगा। इसका मतलब कोल ऐसा फ्यूल है विच बर्न विदाउट प्रोड्यूसिंग अ फ्लेम। अगर वो वेपराइज हो जाता तो इट विल बर्न विद अ फ्लेम। कपूर की गोली देखी होगी, रख दिया उसके ऊपर, जरा सी माचिस लगाई, वो जल जाता है ऐसे ही, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, इसमें ऐसा होता है कि जो कोयला है, कोयले में अगर लपटें निकल रही होती तो बस फिर तो प्रेस वाला कर लेता प्रेस, उसकी प्रेस में से ही आग की लपटें निकल रही होती, कपड़े और जला देता सारे के सारे, ठीक है। तो भाई वो तो गलत है, ख़तरनाक है। आगे चलते हैं, जरा केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कार्बन एंड कंपाउंड्स की। तो पहला है कंबशन और बर्निंग। कंबशन और बर्निंग पहली प्रॉपर्टी। द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ अ कार्बन कंपाउंड इन एयर टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, heat and light is known as combustion. Combustion is also called burning. The process of burning of a carbon compound in air.
ठीक है। तो अगर किसी कार्बन कंपाउंड को एयर में हम जलाने लगे और वो 3 चीज़ें दे रहा है, अगर क्या क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट, ठीक है। जैसे यहाँ पर भी ये कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट तो प्रोड्यूस हो रही है, साथ में वाटर भी प्रोड्यूस होता है, तो ये कंबशन प्रॉपर्टी कहलाती है इसकी। मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स burn in air to produce a lot of heat. For example, alkanes burn in air to produce a lot of heat, due to which alkanes are excellent fuels. CH4 प्लस O2। अब अगर हमने एक कार्बन का कंपाउंड ले लिया, यहाँ पर हमने क्या करा था, यहाँ पर हमने सिर्फ कार्बन का कंबशन करवाया था, अब मैं करवा रहा हूँ कार्बन के कंपाउंड्स का कंबशन। अब अगर मान लीजिए हमने CH4 ले लिया और CH4 का कंबशन करा, यानी कि ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन करा दिया, तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ पर मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, हीट प्लस लाइट, ये ठीक है। अब जो H2O है, H2O के आगे बस 2 और लगा दीजिए, है ना, और ऐसे ही ऑक्सीजन के आगे, ये सिर्फ आपने किस लिए लगा दिया, इसको बैलेंस करने के लिए, बैलेंसिंग के लिए हो गया। तो मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स बर्न इन एयर टू प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट। फॉर एग्जांपल, एल्केन्स बर्न इन एयर टू प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट, ड्यू टू विच एल्केन्स आर एक्सेलेंट फ्यूल्स। तो इसी वजह से एल्केन्स जो हैं वो बहुत अच्छे एक्सेलेंट फ्यूल्स होते हैं। तो CH4 प्लस 2O2, और जब इसका कंबशन करते हैं तो CO2 प्लस H2O प्लस हीट प्लस लाइट, ये प्रोड्यूस होता है। पेज नंबर 34 पर आ जाइए। द कुकिंग गैस LPG विच वी यूज इन अवर होम्स इज मेनली The cooking gas LPG which we use in our homes is mainly an alkane called butane, C4H10। तो जो हम घर में जो LPG यूज़ करते हैं, वो जो रेड कलर का सिलेंडर आता है, उसमें जो गैस होती है, दैट इज ब्यूटेन। द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एल्केन्स जनरली बर्न इन एयर विद अ ब्लू नॉट नॉन सूटी फ्लेम। तो जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन समझ गए ना कौन से, एल्केन्स जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, उनको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो दे जनरली बर्न इन एयर विद अ ब्लू नॉन सूटी फ्लेम। नॉन सूटी का मतलब बिना धुएं वाला फ्लेम, ठीक है ना, क्योंकि अगर धुएं वाला फ्लेम निकलता होता तो हम घरों में रोटियां बनाते हैं, सारी रोटियां ही काली हो जाती, उस पर धुआं धुआं चिपक जाता सब पर, ठीक है, तो वो तो बड़ा मुश्किल हो जाता काम। आगे देखें, इफ हाउएवर द सप्लाई ऑफ एयर एंड हेंस ऑक्सीजन फॉर बर्निंग इज रिड्यूस्ड और लिमिटेड, then incomplete combustion of even saturated hydrocarbons will take place and they will burn producing a sooty flame giving a lot of black smoke। तो अगर आपने ऑक्सीजन की सप्लाई को किसी भी तरीके से रोक दिया, ब्लॉक कर दिया, तो क्या होता है, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं उसमें से भी काफ़ी ब्लैक स्मोक जो है वो निकलने लगती है। द गैस स्टोव एंड कैरोसिन स्टोव। कैरोसिन स्टोव आपने देखा नहीं होगा, कहीं कहीं किसी रिमोट विलेज में शायद कहीं कैरोसिन स्टोव देखने के लिए मिल जाए तो मिल जाए। कैरोसिन क्या होता है, जो मिट्टी का तेल होता है ना, उसको एक फ्यूल की तरह यूज़ करा जाता है, ठीक है। तो कभी यूज़ करा जाता था कैरोसिन स्टोव, कहीं कहीं किसी घर में, ठीक है। तो द गैस स्टोव एंड कैरोसिन स्टोव यूज्ड इन अवर होम्स हैव टाइनी होल्स और इनलेट्स फॉर एयर so that sufficient oxygen of air is available for the complete burning of fuel to produce smokeless blue flame। तो उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं ताकि सफिशिएंट सप्लाई मिलती रहे, ऑक्सीजन मिलता रहे। अच्छा, if the bottom of the cooking utensils in our homes are getting blackened, it shows that the air holes of the gas stove or kerosene stove are getting blocked and the fuel is not burning completely। तो अगर जो कुकिंग यूटेंसिल्स हैं, अगर कुकिंग यूटेंसिल्स का जो बेस है, अगर वो बेस जो है वो धीरे धीरे काला होने लगे, तो आप समझ जाइए कि जो हमारे मतलब जो स्टोव है, स्टोव के जो होल्स हैं वो धीरे धीरे ब्लॉक हो गए हैं, एयर पहुंच नहीं रही है प्रॉपर, ठीक। उसके बाद अगला देखेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सब्स्टिट्यूशन देखते हैं, 1 मिनट रुकिएगा बस।
दूसरा स्तर दूसरा स्तर एक भी बता जनवरी तुम्हारे क्या है 18 पढ़ा है पढ़ा है कौन ही तो नहीं बात है आई पूरी को सब पढ़ा लंबी शिकारी होगी क्या लंबी शिकारी होगी कैसे बात है तेरे कब से बरोबर मेरे को तो मेरे को तो नहीं स्पष्ट तेरे को से जैसे भी स्टैंडर्ड जैसे न्यू स्टैंडर्ड एप्लीकेशन हाँ वो अलग बात है उनको लगा तो स्टैंडर्ड से बेसिक करवा दूँ उनको लगा मेरे को स्टैंडर्ड से बेसिक करवा दूँ किस चीज में मैं तो गेमों में 70% है मेरी बात हर सब्जेक्ट एक दो सब्जेक्ट है 60% 20 की बात करूँ तो 66 60.83 मुझे पता नहीं कितनी कर रही है मुझे पता नहीं 20% नहीं कर रही है एवरेज तो 60 तो ही नहीं है मेरे हालात देखे तो ये लड़की की और 80% तो लाने डांस में 80% लाने कॉमर्स डांस में गूगल से मत देखो 80% चाहिए मैथ्स के लिए मैथ्स कॉमर्स है ये साइंस है हाँ साइंस के लिए होता है सेट पे 80 का क्राइटेरिया हमारे मैथ्स में क्या है कॉमर्स में 80 होता है 80% लाने मैथ्स में अबे वो इस वजह से भी बोलते ताकि तू नंबर लेकर आए हां अरे नहीं लाएगा तो क्या ही करेगा तू आर्ट्स ले अब तू ये बता तू फेल हो कौन दे देगा तेरे को मैथ्स फेल नहीं हो रहा है तू आर्ट्स ले अबे चल तू हर बार फेल होते ही रहता है
बच तो जाता हूँ, भाई मैं नहीं कहता बच तो जाता हूँ। border line, क्या? border line. मॉडल लाइन पीटी में था मॉडल में, पीटी में पीटी के साथ है। All right. बस ये बता रहा है हाफ रेंज में तो बहुत था, पर मॉडल लाइन से तो ज्यादा Maths of the previous नहीं आने से चैप्टर सही है लिखने वगैरह क्या है वो तो पूरा 30 debate में है कि इसमें तो starting of the क्लास एवरेज में बस अभी ये भी सेम सही है. 50 ये वही 50 साइड पे एसएसपी नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो देखेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में देखिएगा क्या है, द रिएक्शन इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ अ हाइड्रोकार्बन आर रिप्लेस्ड बाय some other atoms like chlorine is called a substitution reaction. The reaction in which one or more hydrogen atoms of a hydrocarbon, ऐसा रिएक्शन जिसमें एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम को हाइड्रोजन एटम ऑफ हाइड्रोकार्बन उसको अगर हम रिप्लेस कर दें किसी भी दूसरे एटम से, जैसे कि क्लोरीन, अगर उससे रिप्लेस कर दिया जाए तो ऐसे रिएक्शन को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब जरा इसका कोई एक आप एग्जांपल देख लीजिए। जैसे हमारे पास हमने सबसे सिंपल सा ही हम हाइड्रोकार्बन ले लेते हैं, मीथेन। तो मीथेन की अगर बात करें, मीथेन का सीधा सीधा अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा दिया जाए substitution reactions, अब हम इसमें एक एग्जांपल ले रहे हैं मीथेन का रिएक्शन अगर हम क्लोरीन के साथ करा दें, मीथेन का रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या बनता है, क्लोरोमीथेन CH3Cl प्लस HCl, CH3Cl प्लस HCl। अब ये कैसे हुआ, आप ये देखिए, जैसे CH4 है ना, तो CH4 किस तरीके से बनता है, हमने CH4 है क्या, CH4 एक एल्केन है ना, मीथेन है तो एक एल्केन है। तो इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, स्ट्रक्चर देखिएगा ऐसे होता है कि एक तो कार्बन है, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। अब जब क्लोरीन की बात करेंगे तो दो क्लोरीन्स हैं यहाँ पर, तो एक हाइड्रोजन निकल गया, एक हाइड्रोजन निकला और उसकी जगह यहाँ से उठकर एक क्लोरीन आ गया, तो यहाँ पर केवल एक क्लोरीन बचा। ठीक है, और यहाँ पर केवल एक क्लोरीन बचा, तो जो हाइड्रोजन यहाँ से निकला था वो यहाँ जुड़ गया, तो CH3Cl प्लस HCl, इस तरह से बन गया। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना, तो एक हाइड्रोजन इसमें से निकल गया और उस हाइड्रोजन की जगह एक क्लोरीन आ गया। ठीक है, और वो जो एक क्लोरीन बचा था उसके साथ वो जो एक हाइड्रोजन निकला था वो जुड़ गया, तो HCl बन गया। बताइए जी, क्लियर है? ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। In this reaction, one hydrogen atom of methane has been substituted or replaced by a chlorine atom, converting CH4 into CH3Cl. तो इसमें से एक हाइड्रोजन एटम जो है वो निकलकर CH4 को CH3Cl में कन्वर्ट कर देता है। बताइए, क्लियर? ठीक है, अच्छा, by supplying more chlorine, it is possible to replace all the hydrogen atoms of methane by chlorine one by one. अगर हम ज़्यादा क्लोरीन अप्लाई करें, ज़्यादा क्लोरीन की सप्लाई अगर हम कर दें, तो धीरे धीरे ये पॉसिबल है कि हम सारे के सारे जो हाइड्रोजन एटम्स हैं उनको हटा सकते हैं। ठीक है ना, इट इज़ पॉसिबल टू रिप्लेस ऑल द हाइड्रोजन एटम्स ऑफ मीथेन बाई क्लोरीन वन बाई वन। कैसे? इन दिस वे वी कैन ऑब्टेन 3 मोर कंपाउंड्स, तो हम 3 और कंपाउंड्स ऑब्टेन कर सकते हैं। कैसे? एक कंपाउंड तो ये मिल ही गया CH3Cl और साथ में मिला HCl, तो एक कंपाउंड तो ये मिल ही गया CH3Cl। अब आपने क्या करा
कि जैसे ये CH3Cl मिला, CH3Cl ले लिया, अब CH4 ना लेकर CH3Cl लिया और आपने क्लोरीन सप्लाई कर दी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, अब क्या होगा, अब फिर यहाँ पर अभी तो हाइड्रोजन है ना 3, तो एक हाइड्रोजन और निकल गया, एक हाइड्रोजन और निकल गया और इधर से एक क्लोरीन निकल गया, तो वो क्लोरीन यहाँ आ जाएगा, तो ये बनेगा CH2Cl2 प्लस CH2Cl2 प्लस HCl। अच्छा, फिर क्या है, अब क्या मिला, CH2Cl2 को उठा लिया अब और फिर से क्लोरीन से रिएक्शन कराया। सिंगल क्लोरीन एटम नहीं ले सकते, याद रखिएगा, Cl जो है वो हमेशा डाई एटमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है, इसीलिए Cl अकेला नहीं लेंगे कभी भी, Cl2 लेंगे। ठीक है, तो Cl2 हो गया, फिर से वही सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में करवाया तो एक क्लोरीन फिर इसके साथ जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, CHCl3 प्लस HCl। अभी एक हाइड्रोजन और बचा हुआ है, इसको भी रिप्लेस करा जा सकता है और क्लोरीन सप्लाई करके, तो इसको फिर से ले लिया CHCl3 प्लस क्लोरीन, सनलाइट की प्रेजेंस में, तो फिर से एक हाइड्रोजन इधर से निकाला, एक क्लोरीन इधर सप्लाई हो जाएगा, तो CCl4 प्लस HCl। ठीक है, अब इनके सबके नाम यहां पर देख लीजिए, ये तो क्लोरोमीथेन है ही, क्लोरोमीथेन, इसमें 2 क्लोरीन है। ठीक है, तो ये कहलाएगा डाई क्लोरोमीथेन, या मीथेन ट्राइक्लोराइड, डाइक्लोराइड बोल सकते हैं। ये क्या है, ट्राइक्लोरोमीथेन, और ये क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन ही तो बचा, अब हाइड्रोजन तो बचा नहीं, कार्बन और क्लोरीन कितने हैं इसमें, 4, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। ठीक, अगला देखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट वाला, एडिशन रिएक्शंस। अब इसमें देखते हैं एडिशन रिएक्शंस में क्या है। एडिशन रिएक्शंस, इसमें देखेंगे एडिशन रिएक्शंस लाइक द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्लोरीन और ब्रोमीन आर अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। एडिशन रिएक्शंस लाइक द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्लोरीन और ब्रोमीन आर अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ये होती है कि हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, मतलब एल्कीन्स एंड एल्काइंस, जिसमें डबल बॉन्ड होता है एल्कीन्स कहते हैं उसको, और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको एल्काइन बोलते हैं। ठीक है, तो ये एल्कीन और एल्काइन किस कैटेगरी में आते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कैरेक्टरिस्टिक होती है, मतलब उनकी खास प्रॉपर्टी होती है ये कि उनमें हम हाइड्रोजन, क्लोरीन या ब्रोमीन सीधा सीधा ऐड कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिएगा, यहाँ पर देखिए एडिशन ऑफ इथीन विद हाइड्रोजन, तो इथीन का एडिशन कर रहे हैं हम हाइड्रोजन के साथ में, तो एडिशन रिएक्शंस में एडिशन ऑफ इथीन विद हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इथीन विद हाइड्रोजन, ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, इसमें हाइड्रोजन जुड़ गया H2। निकल कैटलिस्ट, निकल ये जो है ये कैटलिस्ट है,
निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इसको हीट करा जा रहा है। तो निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जब इसको हीट करा जाता है तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है CH3CH3। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, CH2 डबल बॉन्ड CH2। जरा बताना क्या है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये तो ईथीन हो गया ना। कैसे पता चल रहा है? पहली चीज़ तो ये है कि डबल बॉन्ड है, दूसरी चीज़ ये है कि 2 कार्बन एटम है। 2 कार्बन एटम है तो इसका मतलब ईथ, 2 कार्बन एटम है तो ईथ, ठीक है। डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब ईथीन, और ईथीन का फॉर्मूला भी सेटिस्फाई हो रहा है। देखना कार्बन कितने हैं 2, C2, हाइड्रोजन कितने हैं 2 और 2 4, तो हाइड्रोजन कितने 4 हैं, तो C2H4 यानी कि हाइड्रोजन एटम क्या है, कार्बन का जस्ट डबल। हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, कार्बन के जस्ट डबल। तो ये क्या होता है CnH2n, ये एल्कीन का फॉर्मूला होता है। अच्छा यहाँ पर देखें तो ये बन गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो क्या बन गया, कार्बन के 2 हैं तो C2, हाइड्रोजन के 3 और 3 6 हैं तो C2H6। तो हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, कार्बन के 2 हैं ना, तो 2 का डबल 4, और 4 से 2 ज़्यादा यानी कि 6। तो डबल से 2 ज़्यादा जहाँ पर भी हाइड्रोजन हो जाएंगे तो हम उसको बोलेंगे एल्केन बन गया वो। तो ये अनसैचुरेटेड था, ये डबल बॉन्ड था, अनसैचुरेटेड था, तो सिंगल बॉन्ड में यानी कि सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना, एल्केन में कन्वर्ट हो गया। कैसे हुआ वो भी देखिएगा। भाई CH2 डबल बॉन्ड CH2 था हमारे पास, ऐसे था ना, C डबल बॉन्ड C और H H H H। अब हमने इसमें हाइड्रोजन ऐड करा दिया, तो हाइड्रोजन भी डाइएटमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है, H2 है ना, तो हमने इसमें H2 ऐड करा दिया। तो जब H2 ऐड कराया तो एक हाइड्रोजन तो यहाँ जुड़ जाएगा इस कार्बन के साथ, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, जुड़ गया, और बीच में से फिर डबल बॉन्ड तो हटेगा ना। नहीं तो अगर डबल बॉन्ड बना रहा तो कार्बन के कितने, मतलब कितने बॉन्ड बन गए, 1 2 3 4 5 है ना, और कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, तो यानी कि 4 ही बॉन्ड बनते हैं, 5वां तो नहीं बन सकता। तो इस वजह से क्या होता है कि हमारा कोई भी जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जैसे कि एल्कीन, वो एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है एडिशन रिएक्शन में। समझ गए, ठीक है। द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन to an unsaturated hydrocarbon to obtain a saturated hydrocarbon is called hydrogenation। तो जब हाइड्रोजन को ऐड करते हैं और एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम सैचुरेटेड में कन्वर्ट करते हैं, देखिए ये अनसैचुरेटेड था, इसको सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर दिया, तो इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, हाइड्रोजिनेशन। The process of hydrogenation has an important industrial application. It is used to prepare vegetable ghee or वनस्पति घी from vegetable oils। तो vegetable oils कैसे होते हैं? अच्छा, vegetable oil जो है वो क्या करा जाता है कि कोई भी vegetable है, vegetable का मतलब क्या है कि कोई भी इस तरीके की क्रॉप है या कोई भी प्लांट है जो ज़मीन में पैदा हो रहा है, ज़मीन में पैदा हो रहा है और उसको हम खाने में यूज़ कर रहे हैं, तो वो वेजिटेबल की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है ना। तो जैसे रोज़ प्लांट है या और कोई भी किसी भी तरीके का प्लांट है, तो उस प्लांट को तो हम खाते नहीं है ना, तो इसका मतलब वो तो वेजिटेबल की कैटेगरी में नहीं आया। अब मान लो हमने घिया लगा दिया या तोरी लगा दी, उसको हम खा रहे हैं, तो वो वेजिटेबल की, वो भी प्लांट्स हैं, लेकिन वो वेजिटेबल की कैटेगरी में आ गए क्योंकि ईटेबल्स हैं, उनको हम खा सकते हैं। तो अब आप ये देखिएगा कि इसी तरीके से अगर किसी वेजिटेबल को यूज़ करके, वेजिटेबल कौन सा प्लांट हो गया, ऐसा प्लांट जिसको कंज्यूम करा जा सकता है, ठीक है। अभी नीम का भी तो प्लांट है, उसको खाते थोड़ी है नीम को, ठीक है, दांत वाँत साफ कर लेते हैं, खाते थोड़ी है। तो अब आप ये सोचिएगा कि वो कोई वेजिटेबल है, अब वेजिटेबल जैसे सोयाबीन है, तो सोयाबीन भी तो ज़मीन पर लगता है ना। अब सोयाबीन लिया और सोयाबीन को क्रश करके उसका ऑयल निकाल दिया, सोयाबीन ऑयल बन गया। पीनट्स ली, पीनट्स को क्रश करा, पीनट ऑयल निकाल दिया। ऐसे ही जो मस्टर्ड है, जो सरसों है, सरसों भी ज़मीन पर लगती ही है, तो उससे उसको क्रश करते हैं तो सरसों का तेल मस्टर्ड ऑयल बन जाता है। लेकिन इनको ना ट्रांसपोर्टेशन में बड़ी दिक्कत आती है। अगर हम इनको एक्सपोर्ट करें तो इंडिया के अलावा कुछ कंट्रीज़ और हैं जहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी क्रॉप्स जो हैं वो पैदा होती हैं। इंडिया में तो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चरली रिच कंट्री है हमारा, अलग अलग तरीके की वैराइटीज़ पैदा होती हैं। तो जितनी सब्जियां यहाँ हमारे यहाँ मिलती हैं उतनी और कहीं नहीं मिलती। तो अब आप ये देखिएगा कि यहाँ से कुछ चीज़ें ऐसी, जो ऐसे देश हैं जहाँ पर वो चीज़ें मिलती ही नहीं हैं, वहाँ पर एक्सपोर्ट करना होता है। तो जब एक्सपोर्ट करते हैं तो अगर मान लीजिए कहीं कोई ऑयल है और ऑयल को अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो बहुत मुश्किल है उसको एक्सपोर्ट करना। अरे 1 लीटर 2 लीटर ऑयल भी अगर आप कहीं दुकान से और घर तक भी लेकर आओगे ना, तो आप बड़ा संभल कर लेकर आओगे कि यार ये कहीं से लीक वीक ना हो जाए। तो आप स्कूटर पे, गाड़ी पे, साइकिल पे या अपनी किसी बैग में डाल कर आ रहे हैं तो आपको डर रहेगा कि भाई इसको ला कर ना एक जगह सेफ जगह रख दूं पहले मैं, ये कहीं गिरा ना जाए।
तो उसके लिए क्या करा जाता है, कुछ ऐसा तरीका निकाला जाए, ये जो ऑयल है इस ऑयल को मैं ट्रांसपोर्ट ईजिली कर सकूँ। क्यों? क्योंकि अगर हर जगह मशीनों से काम नहीं होता ना, अब मान लीजिए फ्लाइट में जा रहा है ऑयल, मस्टर्ड ऑयल एक्सपोर्ट किया जा रहा है, अमेरिका में पैदा नहीं होती, हम यहाँ से अमेरिका भेजना चाह रहे हैं, हम अमेरिका भेजना चाह रहे हैं, अब अमेरिका भेजना चाह रहे हैं, अब कनस्तर में बंद कर दिया उसको, वो तो लेबर तो उठा के फेंकती है कनस्तर, वो उठाएंगे भर देंगे उसके अंदर। अब वो कहीं से हल्का फुल्का लीक हो गया, वो पता चला जी एरोप्लेन में पूरे में वो जो है मस्टर्ड ऑयल ही बह रहा है, ठीक है, वही गंदा हो गया सारा का सारा। तो अब उसको ट्रांसपोर्ट कैसे करा जाए, तो ट्रांसपोर्ट करने का बड़ा आसान तरीका होता है, कंटेनर लिए जाते हैं, जितने भी कंटेनर हैं, जैसे प्लास्टिक का कंटेनर हो गया, टिन का कंटेनर हो गया, उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट करा जाता है। पहले एक इंजेक्शन डाल देते हैं, इंजेक्शन डालकर वैक्यूम क्रिएट करते हैं, अंदर की पूरी हवा निकाल देते हैं बाहर। हवा निकालने के बाद सेम इंजेक्शन से आप क्या करेंगे कि उसके अंदर हाइड्रोजन जो है इंसर्ट कर देंगे। हाइड्रोजन की खास प्रॉपर्टी ये होती है कि ऑयल को तुरंत सॉलिड में कन्वर्ट कर देता है। ऑयल क्या है, ऑयल की फॉर्म में अगर है ना, वनस्पति ऑयल बोलते हैं उसको, और अगर उसके अंदर अपने हाइड्रोजन मिक्स कर दिया तो वो वनस्पति घी बन जाता है। एक चीज़ है जिसको हम बार बार बोल रहे हैं, जैसे ये डबल बॉन्ड वाला है, इसको हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और फिर इसमें हाइड्रोजन ऐड करा दिया तो ये सैचुरेटेड हो गया। यार सैचुरेशन का मतलब ये है कि अब इसका एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया, यानी कि अब ये स्टेबल हो गया, अब ये हिलेगा नहीं अपनी जगह से। सर्दियों के दिनों में आप घी को बंद करके कहीं पर भी लेकर चले जाओ, कोई डर ही नहीं है, घी कहीं गिरेगा ही नहीं। क्यों? टेम्परेचर इतना डाउन हो रखा है। आप कितने भी स्वेटर पहन लो या उसको घी को भी स्वेटरों में लपेट दो आप, है ना, तो वो कहीं से भी लीक नहीं होने वाला। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं स्वेटर जो है वो इसको गर्म कर देगा, है ना, गर्म कर देगा तो ये पिघल जाएगा, ऐसा नहीं होता। वो क्या है कि बॉडी की हीट को बाहर नहीं निकलने देता स्वेटर, इसलिए स्वेटर को स्वेटर बोलते हैं। स्वेटर का मतलब जानते हैं ना, जिससे पसीना आए, स्वेट आए, इसीलिए स्वेटर बोलते हैं उसको। तो आप ये सोचिए कि ये जो डबल बॉन्ड वाले हैं इनको अनसैचुरेटेड इसीलिए बोलते जाता है क्योंकि लिक्विड फॉर्म में या गैसियस फॉर्म में होते हैं, फ्लो होने की तैयारी में रहते हैं कि भाई साहब मुझे छोड़ोगे मैं फ्लो हो जाऊँगा, गिर जाऊँगा, इधर उधर फैल जाऊँगा, है ना। और इनको सैचुरेटेड क्यों बोला जाता है? सैचुरेटेड का मतलब है स्टेबल है। तो वेजिटेबल ऑयल में हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो वो वेजिटेबल घी में कन्वर्ट हो जाता है। और इसका एक रिएक्शन देख लीजिए, C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड R, सिंगल बॉन्ड R, ये है वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल जो है ये होता है अनसैचुरेटेड फैट। अनसैचुरेटेड फैट और ये है लिक्विड स्टेट में। अनसैचुरेटेड फैट ये है लिक्विड स्टेट में। अब आपने इसमें हाइड्रोजन ऐड करा दिया, निकल कैटलिस्ट, यही सेम रिएक्शन, निकल कैटलिस्ट, और हीट करा दिया इसको, एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड हट जाएगा, एक एक हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ पर। कैसे? अच्छा ये आर आर समझ गए ना क्या? ये एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप कैसे बनता है? कोई भी आपके पास एल्केन हो उसमें से एक हाइड्रोजन आपने हटा दिया, एल्काइल ग्रुप बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? सी, सिंगल बॉन्ड सी, आर आर, एक हाइड्रोजन इधर आ गया, एक हाइड्रोजन इधर आ गया, ये क्या बन गया? इसी को कहते हैं वेजिटेबल घी। अब वेजिटेबल घी में क्या है? वेजिटेबल घी में हाइड्रोजन पूरी अच्छी तरीके से मिक्स हो रखा है। इस कंपाउंड में, वेजिटेबल ऑयल में हाइड्रोजन मिक्स हो रखा है। तो कभी देखें कि कभी किसी हलवाई के पास भी देखेंगे तो हलवाई के पास भी ज़्यादातर वो क्या करते हैं, वो भी ट्रकों में भरवा कर लेकर आते हैं एक साथ। उनको ये थोड़ी है कि भैया 1 लीटर घी दे दो, अरे उसकी तो जलेबी उतरनी है, इतनी सारी डेली कचौरी बननी है, तो उसका तो कई कनस्तर रोज़ यूज़ हो जाना है हलवाई का। वो भी क्या करते हो, ट्रकों में भरवा कर लेकर आएंगे। अब वो भरवा कर लेकर आएंगे, वो भी ये कहेंगे नहीं वेजिटेबल ऑयल नहीं चाहिए मेरे को, वेजिटेबल घी चाहिए। क्यों? क्योंकि स्टोरेज में आसानी रहती है, और जितना चाहिए उसको फिर निकाल लो, उसके अंदर से कढ़ाई में डालो, और फिर जब गर्म करते हैं तो गर्म करने से हाइड्रोजन तो गैस है वो इवेपोरेट हो जाती है। इवेपोरेट हो जाती है तो व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड इज ऑयल, तो फिर वो ऑयल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए बहुत आसान है, इसका स्टोरेज बड़ा आसान है।
लिक्विड की तो बड़ा संभाल कर उसको धीरे धीरे करके कहीं यार गिर ना जाए इधर उधर, संभाल कर ले जाना पड़ता है। सॉलिड को तो फटाफट इधर से उधर रखो आराम से, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है इसका। इतना करिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। गुड इवनिंग।